सर। मॉर्निंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज से हम लोग दोस्तों श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिटेल स्टडी की जरूरत होगी तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा एंडोक्राइन ग्लैंड का, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा नर्वस सिस्टम का। दोनों का वर्क देखना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों का वर्क देखना शुरू कर लिया तो अगर नर्वस सिस्टम का वर्क आपने समझा तो आपको पूरा, जैसे अभी अमरिंदर सर ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा करा है, रिजल्ट मुझे 10 मिनट में मिला। ठीक है, ये चीजें तभी आएगी जब नर्वस सिस्टम की बारीकियों को समझेंगे आप। वहां पर जितनी भी कंटिन्यूटी आएगी वो इसी लेवल पर आएगी। इसलिए याद रखिएगा, आज मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको कॉन्स्टिपेशन से लेकर बताने वाला हूं। ठीक है, जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो इलेक्ट्रोमोपैथ की जितनी भी मेडिसिन होती है नर्वाइन लेवल पर काम करती है। और नर्वाइन लेवल पर काम करती है तो कई लोग कहते हैं कि हाँ साहब नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, तो बताइए कैसे करती है। हमें वो देखना है कैसे कर रही है, वो बताना है हमें। जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे अपने लेवल पर हमें समझ में नहीं आएगा, हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि ये किस रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें पता होता है कि हाँ भाई ये इस रूप में काम कर रहा है, तो हमें रिजल्ट लेते आता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेन की तरफ चलते हैं, नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं कि कैसा होता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं पहला वर्ड यहाँ यूज करना चाहूंगा। हमारे जितने भी मेडिकल साइंस के ज्ञाता होते हैं वो दो सिस्टम पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं दोस्तों। पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइनल सिस्टम। दोनों सिस्टम के लेवल पर हमें दोनों का ज्ञाता होने की जरूरत है। एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग मैक्सिमम 70% पढ़ चुके हैं, अब 30% हमको वहां पर पढ़ने की जरूरत है और वो 30% हम वहां पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हम कहते हैं अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली कंट्रोल बाय एंडोक्राइनल सिस्टम। दोनों सिस्टम यहां पर काम कर रहे हैं और दोनों वन बाय वन प्रोसेस के बिहाफ पर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यदि नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो आपका एंडोक्राइनल सिस्टम काम कैसे करेगा। स्टिमुलेशन तो आप लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी में देखा है कि कई जगह नर्वस के स्टिमुलेशन से एंडोक्राइन स्टिमुलेट होता है। ऐसे ही एंडोक्राइन लेवल से ही कई बार आपने देखा है हमें नर्वस सिस्टम के लेवल को स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है। तो ये तराजू के दो पलड़े हैं, हम कैसे इसको बैलेंस करें। ठीक है, हम वहां पर इसको कैसे बैलेंस करें। अगर हम यहां पर बैलेंस करना सीख जाएंगे देन वी गॉट अ मिरेकल ओवर एनी टाइप ऑफ डिसीजेस। जो हमारे ग्रुप के जितने सीनियर्स हैं, जो पार्ट 4 के जितने सीनियर्स हैं, वो प्रूवन कर रहे हैं, वो इसी लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको इसी लेवल पर रिजल्ट सामने आ रहा। और यही रिजल्ट देवांगन सर वीडियो आप कीजिए आपका। ठीक है, ये चीजें आपकी टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूवन करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है। कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, हमें नहीं मतलब, हमें आपके और हमारे से मतलब है। हमें मोटिवेशन करने से मतलब है। और जितना मोटिवेट हो आप होंगे, अमरिंदर सर जैसे आप देखिए मोटिवेशन के रिजल्ट। ठीक है, गुरु सर देखे, ये जितने भी डॉक्टर्स में नाम लेता हूं ऐसे ही नहीं लेता, उनके पीछे लॉजिक है, उन्होंने वर्क किया है और उसी के वर्क के अकॉर्डिंग आप वहां पर रिजल्ट देख रहे हो दोस्तों। सर वीडियो बंद कीजिए आप, रियलमी 3। जब आप कॉन्स्टिपेशन की बात करते हो उसके इसी के लेवल पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल जब सिलेक्ट करते हो, हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप कितनी मेडिसिन इलेक्ट्रोमोपैथ में दे देते हो, भले इस क्लास आपकी मेन मेडिसिन है, क्या रिजल्ट मिलता है? कितने लोगों ने रिजल्ट लिया? सारे लोग ये कहते हैं साहब स्लास के लेवल पर तो रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कॉन्स्टिपेशन को एकाएक हो रहा है क्या? नहीं ना। कॉन्स्टिपेशन कई मल्टीपल फैक्टोरियल मिस्टेक्स या डिफरेंशिएशन के कारण आपको देखने को मिलता है। कारण कई हो सकते हैं लेकिन निदान तो एक ही होगा। ठीक है, कारण कई है, निदान एक है, लेकिन आपको पता है क्या? ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से यहां पर प्रोटोकॉल बताऊंगा कि कैसे आप यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर किसी भी कंडीशंस में। सर वीडियो आप कीजिए, यू कैन मूविंग इन माय आईज। ठीक है, जब यहां पर आप इस प्रकार के, अरुण सर प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए, आप मेरी आंखों के सामने मूव कर रहे हैं, या तो मैं मेरा वीडियो बंद कर देता हूं पढ़ाते समय, समझ में नहीं आता यार। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप कॉन्स्टिपेशन को देखते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन को समझने की कोशिश। सर आप फिर वीडियो आपने ओपन कर लिया। दो प्रकार से आप देखते हो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को।
अचानक आप देखते हो बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि जब आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो मैंने आपको कई बार ऑडियो वीडियोस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एकाएक नहीं हो जाता, बहुत सारे रीजन होते हैं और उन रीजन के अकॉर्डिंग टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। पेशेंट आकर बोलता है साहब मुझे डाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा, मुझे दस्त नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर देखते हो ना, दो कंडीशन होती है, या तो आपने कोई मेडिकेशन ऐसा हार्ड ले लिया, पानी कम ले लिया, न्यूट्रिशन कम ले लिया, एकदम ड्राइनेस आ गई आपके बॉडी में, यानी सडन। ठीक है, अचानक कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना सडन, ये किसी सेकेंडरी फैक्टर के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा, प्रॉपर इंटेस्टाइन से रिलेशन नहीं होता, सेकेंडरी फैक्टर के कारण होता है। तो सेकेंडरी फैक्टर तो प्राइमरी के बाद आएगा ना, यानी इंटेस्टाइन को अफेक्टेड कर रहा है, इसलिए सेकेंडरी रूप में वहां पर सामने आ रहा है। और दूसरा फैक्टर होता है क्रॉनिक, यानी धीरे 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 करके सालों के बाद में आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे सॉफ्ट, फिर माइल्ड, फिर हार्ड कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इंटेस्टाइन में कुछ रिस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है, यही कारण है कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने का। यानी इंटेस्टाइन की एक्सट्रीम जो पावर होती है, जो एक्सर्शन पावर होती है, उसकी बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है दोस्तों। अगर वहां पर वीकनेस हो रही है तो आपको याद रखना है, ठीक है, यहां पर बहुत ही ब्रिलियंटली दोस्तों वहां पर देखने को मिल रहा है, और यही रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी इंटेस्टाइन की एक्सर्शन पावर की वीकनेस हो जाती है दोस्तों, बहुत ज्यादा वीकनेस आपको नजर आती है, या तो ये कहिए फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो है वीकनेस के कारण इंटेस्टाइन में कम मात्रा में म्यूकस आने लगता है। अब जो म्यूकस कम आ रहा है तो किसका सिक्रेशन है भाई म्यूकस? क्या नर्वस सिस्टम म्यूकस सिक्रेट करता है? क्या ग्लैंडुलर सिस्टम म्यूकस सिक्रेट करता है? आपको ये पता होना चाहिए। डेफिनेटली वहां पर दोस्तों ग्लैंडुलर सिस्टम के माध्यम से वहां पर आपको म्यूकस का सिक्रेशन आने को देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए बाइल का प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये क्योंकि बाइल जूस जो होता है, लीवर से सिक्रेट होने वाला जो जूस होता है, वो प्रॉपरली वहां पर दोस्तों जब सिक्रेट नहीं होता है, आपको डेफिनेटली दोस्तों प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलता है। यानी डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है एसिड चाइम को न्यूट्रलाइज करने में बाइल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, बाइल का बहुत बड़ा वर्क होता है दोस्तों, और यही कारण है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नॉर्मल करने में ये बहुत ही ब्रिलियंट कंडीशन आपको नजर आती है। यशपाल सेहरा सर, आपको अलग से नहीं कहना पड़ेगा, वीडियो के आप वीडियो को क्लोज कर लीजिए, आपको ये फ्री में दिया जाएगा, कृपया करके आप वीडियो को क्लोज कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर यही इंटेस्टाइन का लेवल जब आप देख रहे हो, आपको ये विशेष तौर से देखना है कि यहां पर ये किस लेवल पर नजर आ रहा है दोस्तों। तो जब आपको नजर आता है कि हाँ भाई यहाँ पर मूवमेंट जो हो रहा है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, और मूवमेंट प्रॉपरली इंटेस्टाइन, मूवमेंट कैसा होता है आपको पता है, जब आपने मैस्टिकेशन किया, सलाइवा मिक्स हुआ, डाइजेशन के लिए आगे इंटेस्टाइन में आपके इसोफेगस से होता है, स्टमक में आया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिला, गैस्ट्रिक जूस ने प्रॉपर वहां डाइजेशन की जो प्रोसेस जिसके लिए वो जिम्मेदार है वो किया, उसके बाद में नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने पर दोस्तों वहां पर ये पूरी कंडीशंस में आपने देखा कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है मिक्सिंग की होती है, और जब इंटेस्टाइन में आया तो आप देखिए बाइल जूस, लीवर से जो जूस होता है वो मिला, पेंक्रियास से जूस मिला, इंटेस्टाइन से जो जूस मिला, ये सारे जूसेस जो एसिड चाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हो रहा है। अगर ये प्रॉपर नहीं हो रहा तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है। यानी इंटेस्टाइन का स्पाज्म डेवलप तब होता है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पर सही नहीं हो रहा होता, ये मेन कारण है, ठीक है। इसलिए हमको दो कारण पे जाना पड़ेगा जब कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। पहला, क्या न्यूट्रिशन प्रॉपरली एडॉप्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, पहला। दूसरा, क्या प्रॉपरली वहां पर उस डाइजेस्टिव प्रोसेस के लेवल पर डाइजेशन के लिए जितने भी जूसेस हो रहे हैं वो पर्टिकुलर जूसेस वहां सीक्रेट हो रहे हैं क्या? अगर सीक्रेट हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंप्लीट होता है। इसीलिए आपको याद रखना है हार्ड फूड को लगातार खाना, ठीक है, लेजीनेस होना, ज्यादा मात्रा में टी या कॉफी का सेवन करना, ये सबसे बड़े रीजन है। यानी आज के समय में डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो होती है इन्हीं कारणों से देखने को मिलती है। ज्यादा मात्रा में आप देखो व्यक्ति मेंटल वर्क करता है, आप भी कोई अछूते नहीं है दोस्तों, जो लोग मेंटल वर्क करता है अगर आप देखते हो जिसमें जो मेंटल वर्क करता है, आप देखते हो न्यूरोनल एनर्जी ब्रेन की तरफ जाने लग जाती है दोस्तों। जितनी भी न्यूरोनल एनर्जी होती है आपकी बॉडी में, जो हेल्दी स्टेट के लिए एटीपी का जनरेशन होता है, वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके ब्रेन की तरफ जाने लगती है। इसके कारण क्या होगा आपको पता है,
इसके कारण क्या होगा, आपकी बॉडी में जनरल वीकनेस डेवलप होती है, इंटेस्टाइनल न्यूरल एक्टिविटी जो होती है बहुत वीक हो जाती है, और इसीलिए इंटेस्टाइन का नॉर्मल जो वहां पर जो कंडीशन होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसके कारण इंटेस्टाइन की नैरोइंग डेवलप हो जाती है, यानी प्रॉपर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना वो प्रॉपर स्लो हो जाता है। और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, आप देखते हो, इसीलिए इंटेस्टाइन की नैरोइंग होने की जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो हो जाएगी। और इसी कारण से जब आप मेंटल वर्क देखोगे, ऐसे कौन कौन से लोग हैं आप देखो, सबसे ज्यादा जो राइटर होते हैं, जो सोचते हैं, सबसे ज्यादा जो डॉक्टर, आप और मेरे जैसे, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्राय थिंकिंग करते हैं, घंटों तक स्टडी करते हैं अपने केसेस के लेवल पर दोस्तों, उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की कंप्लेंट हो जाती है। इसी के साथ बहुत सारे अन्य रीजन भी होते हैं, लेकिन टेक्निकली हमें यहीं पर देखने को मिलता है। और टेक्निकली इसी कारण से हम लोगों का पूरा कैरेक्टर नजर आता है कि भाई ये कारण है, और इस कारण से वहां पर टेक्निकली कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है, कंप्लेंट डेवलप हो रही है। इसी के समान दोस्तों आप जनरल वीकनेस के लेवल पर देखो, आप डाइजेशन की वीकनेस जनरल वीकनेस को डेवलप कर जाती है। अब जनरल और लोकल क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूं आपको दोस्तों। इसके कारण आप देखो कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न हो जाता है। अब आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ, मैंने कहा सडन, सडन मतलब सेकेंडरी कारण से, ठीक है। और जब आप वहां पर देख रहे हो कि वहां पर पूरे इंटेस्टाइनल रीजन से हो रहा है, प्राइमरी रीजन से हो रहा है, तो उसका लिंक आपको वहां पर समझ में आ रहा है। यानी ये सारी प्रोसेसेस टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल रही है। और इसी के कारण जनरल वीकनेस मतलब पूरी बॉडी में वीकनेस, डाइजेशन की वीकनेस यानी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वीकनेस वहां पर डेवलप होती है, और इसी के कारण कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। और ज्यादातर केसेस में आप देखो वुमन में पाया जाता है दोस्तों, विशेष रूप से कब, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है। आप देखो यही सिस्टम होता है, वो सेकेंडरी कारण होता है दूसरे कारण से, लेकिन उसमें कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स डरते हैं कि यार यहाँ पर हम क्या दें, अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव कोई मेडिसिन दे दिया तो एबॉर्शन होने के। दोस्तों डाइजेशन से एबॉर्शन का कोई लिंक नहीं होता, डरिए नहीं। आप वहां पर पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन से आपको देना है वो पर्टिकुलर यूज कर सकते हो दोस्तों। इसलिए प्रोटोकॉल देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सेकेंडरी नर्वाइन और लोकल यानी कि पॉजिटिव वे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब नर्वाइन लेवल होगा तो आपको याद रखना है कि एक जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो रही है जिसको एब्जॉर्प्टिव डक्ट बोलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, और दूसरा जो होता है पर्टिकुलर अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, सेकेंडरी टू कॉजेस। याद रखिएगा दोस्तों, आप देखिए S2C10/2YED4, आपको याद हो मैंने एक प्रोटोकॉल आप लोगों को गाइड किया आगे के 2 चैप्टर में, ये तीसरा चैप्टर हमारा शुरू हुआ है। S2C10L1F1BD5 हमने प्रोटोकॉल दिया था कि भाई ग्लोबल्स में लेना है, और ग्लोबल्स में 5-5 गोली दिन में 3 से 4 टाइम चूसना है। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ? हमको पता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, या यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, या जूसेस का लेवल वहां पर प्रभावित हो रहा है। तो जूसेस का लेवल क्या ऐसे ही प्रभावित हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण किया होगा पेशेंट ने, ठीक है। तो S2C10L1F1B को देने से आपके टंग से लगाकर, आपके सलाइवरी ग्लैंड से लगाकर आपके इंटेस्टाइन तक S2C10L1F1B, आप देख लो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोटोकॉल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाएगा, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो जितना भी गंदगी मटेरियल वहां पर पड़ी हुई है धीरे धीरे उसको बाहर निकाला जाएगा, और जितना ज्यादा तेजी के साथ उसको बाहर निकाल दिया जाएगा उतना जल्दी आपकी पूरी प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, वो गैस्ट्रेलिया, गैस्ट्राइटिस, एसिड फ्लक्स, रिफ्लक्सेस, आप देखते हो जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है पेट से शुरू होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, देखो एसिडिटी बनने लगी, एसिडिटी रिफ्लक्स होने लगी, रिफ्लक्स होने के बाद आप क्या करते हैं, बहुत सारा एंटासिड ले लेते हैं, पेशेंट की बात कर रहा हूं, बहुत सारा एंटासिड लिया, एंटासिड लेने के बाद आप क्या करते हो, गैस्ट्रिक जूस को सप्रेस कर रहे हो। अब जो गैस्ट्रिक जूस सप्रेस होने लगा तो हाइपो एसिडिटी हुई ना, अब हाइपो एसिडिटी हुई तो क्या आपका डाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं। तो आगे का डाइजेशन प्रॉपर होगा? नॉर्मल नहीं होगा, और यही कारण है ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। और जब कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है तो इसके कारण धीरे धीरे दोस्तों, जब इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ, वो एसिड कंटेंट धीरे धीरे दोस्तों एनोरेक्सिया में कन्वर्ट हो जाता है, अरुचि, खाना नहीं खाना, क्योंकि मुझे पेशेंट बोलता है साहब मुझे अभी दस्त साफ नहीं हुआ है यार, मैं नहीं खा सकता, देखता हूं 1-2 बार मोशन करके, ठीक है, जबरदस्ती मोशन करने की कोशिश करता है, नहीं होता है, ये कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होकर आपको देखो एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन के रूप में कन्वर्ट होता है। यही कॉन्स्टिपेशन ब्रेन के लेवल पर देखो इंसोम्निया को डेवलप कर देता है। हम ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? इंसोम्निया का कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है?
आपके डाइजेशन में। यदि आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, आपका डाइजेशन प्योर नहीं है, आप मान के चलिएगा आपको इंसोम्निया, हेडेक, ये सब उसी कारण हो रहा है। यानी आपका डाइजेशन पर्याप्त, मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्याप्त, तो आपको हेडेक नहीं होगा, ठीक है, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपको वर्टिगो नहीं होगा, आपका बैलेंस जो होता है आंख, नाक और कान का, वो मेंटेन, मतलब हर तरह से आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। और यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे बड़ा बूस्टर है, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन भी है, मॉलिक्यूलर रेमेडी, नैनो टेक्नोलॉजी के मेडिसिन मौजूद है। जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मैंने मेडिसिन का प्रोटोकॉल दिया और उसने जब उसको प्रोटोकॉल को प्रूव किया, वो व्यक्ति जो 22 साल से माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा है, वो बिलीव नहीं किया कि यार इतनी फास्ट मेडिसिन ये काम करती, ये है क्या, ये क्या बवाल है। मैंने कहा भाई ये S1 है, तू देख ले। आज भी वो पन्ने गिन रहा है कि मैं कितनी चीजों पे इसका रिजल्ट देखूं। 100 डिसीज के लेवल पर रिजल्ट देख चुका है, आज भी वो प्रूवन करने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या चीज, ये नैनो टेक्नोलॉजी। मैंने कहा भाई ये यूनिवर्सल रेमेडी है, तू करके देख ले कहां कहां करता है, मैं बता देता हूं तेरे को। मैंने पूरा लिटरेचर, 2 बुक्स उसको गिफ्ट करी, और आज जो वो मेरे लिटरेचर को पढ़ रहा है तो वो कहता है यार ये अमृत है क्या। वाकई में ये अमृत ही है दोस्तों, लेकिन हम उसको समझते ही नहीं है। मैंने अभी सिंथेसिस डब्ल्यू दिया उसको सेकंड डाइल्यूशन में प्रिपेयर करके, और जब उसको मैंने कहा तू देख ये मॉलिक्यूल्स थ्योरी पे कहां फिट करता है, जब उसने सिंथेसिस डब्ल्यू को यूज करना शुरू किया, तो वो मुझे कह रहा है कि भाई ये कौन से सिस्टम में काम करने वाली मेडिसिन है यार, एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है बॉडी का जहां ये वर्क नहीं कर रही। इसलिए कह रहा हूं मॉलिक्यूलर थेरेपी पे जाइए, आप नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पर जाइए, केवल ये देखिए कि आपको न्यूट्रिशन ज्यादा देना है या आपको नेगेटिव में देना है। अभी तो हमारे डॉक्टर्स केवल 2 फार्मूले पे लटके हुए हैं, 19 147। आधे ग्रुप 19 पे काम करता है, आधे 47 पे काम करता है। भाई दोनों पे करो ना, मैं कह रहा हूं, न इससे लड़ो न उससे लड़ो, दोनों पे करो। जहां मॉलिक्यूल्स आपको पॉजिटिव, जहां न्यूट्रिशन पॉजिटिव देने की जरूरत होता है 19 का प्रयोग करो, जहां आपको नेगेटिव देने की जरूरत होती है 147 का प्रयोग करो। दोनों लेवल आपको अफेक्शन के लेवल पर लेकर आ रहा है दोस्तों, और परफेक्टनेस लेवल पर। हम परफेक्टनेस लेवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जब इस लेवल पर आप जाओगे आपका रिजल्ट 100% ऑथेंटिसिटी के लेवल पर जाएगा। अगर आपको देखना, मैं यहीं पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। जब आप कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर ही तोल रहे हो, तो आप देखो हमने पहला प्रोटोकॉल D4 पे बनाया। अब D4 तो आप लोगों को पता है 19 का रेशियो है, यहाँ 147 की तो बात ही नहीं हमने करी। तो S2C10 V2Y क्या काम कर रहा है, आप देखिए S2 कहां काम करता है, बॉडी के तमाम ग्लैंडुलर सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर जाता है। तो म्यूकस ही तो कम सीक्रेट हो रहा है ना वहां पे, म्यूकस को स्टिमुलेट कराओ। अब C10 कहां काम करता है, मल्टीपल, आप देखो पेनक्रियास पे भी काम करता है, आप देखो इंटेस्टाइन पे भी काम करता है, आप देखो लीवर पे भी काम करता है। तो आपने क्या कर दिया, S2C10 जोड़ दिया। तो ये तो डाइजेस्टिव जूसेस के लेवल पर, आपके डाइजेशन के लेवल पर, आपके सारे वर्क के लेवल पर S2। सर मैडम आपका वीडियो बंद कीजिए प्लीज। S2C10 के लेवल पर। अब जब आप वर्टू को ऐड कर लिया, तो वर्टू कितना डीप में जा रहा है दोस्तों, वर्टू बहुत डीप में जा रहा है। और यही कारण है, मैं ज्यादातर आप लोगों को याद हो नेचुरल टॉनिक के साथ में वर्टू वाई हमेशा कहता हूं, वर्टू वाई लो, वर्मन मत लो। क्यों लो, क्योंकि वर्टू बहुत डीप में काम कर। मैडम वीडियो बंद करिए प्लीज। निशा परिवाल मैडम मूवमेंट कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा आपको। S2C10 वर्टू वाई, जब आप वाई कर रहे हो तो वाई की जरूरत क्यों है, रिलैक्स करना है ना आपको, इंटेस्टाइन को रिलैक्स कीजिए, इसलिए S2C10 V2Y D4 में आप दे रहे हो। आप देख लो, दिन में 3 टाइम देकर देख लेना आपकी इंटेस्टाइन रिलैक्स। अभी यहां पर स्लास तो हमने दिया नहीं, ठीक है। विद इन 40 डेज, 40 दिन के बाद शायद पेशेंट बोलेगा कि साहब मुझे दस्त लगने लग गए आपकी ये मेडिसिन से। क्यों, कारण आपने पूरा उसकी सिक्योरिटी, जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है या जो डाइजेस्टिव पावर होता है, जितना भी परगेशन की प्रोसेस होती है, उसको आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर पूरे फंक्शंस को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रिशन देकर आपने परफेक्ट कर दिया। तो पहले न्यूट्रिशन देना तो सीखो भाई। ये न्यूट्रिशन दिया आपने। L1 कंटिन्यू नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि गैस्ट्रेल्जिया गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो आप कंटिन्यू दो। अगर आपको गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रेल्जिया नहीं हो रहा, आप केवल L1 को वीकली दे दो। L1 की MMP ग्लोबुल्स 10 ग्लोबुल्स मॉर्निंग में वीकली आप दे दीजिए। 4 डोज देने के बाद आप मुझे बताइएगा कितना अच्छा फील होता है दोस्तों, केवल वीकली। मैं हाइपोटेंसिव नहीं बता रहा हूं अभी, केवल MMP ग्लोबुल्स के लेवल पर बता रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरी बात, अब आप देखिए, अभी तक हमने पॉजिटिव 19 की बात करी, अब हम 147 से डायल्यूशन की बात करते हैं। अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक ऑब्जर्विंग
जो एब्जॉर्प्शन पावर है वहां भी मिस्टेक आ रही है, और जो वहां पर जितना भी उसका परगेशन का लेवल होता है, मोटिवेशन का लेवल होता है, जूसेस का लेवल होता है, सिक्रेशन का लेवल होता है, इंटेस्टाइन के लोकल लेवल से होता है, वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही। लेकिन कारण कहां से? देखिए, कारण ऐसा है कि डाइजेशन के प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुई। अब डाइजेशन के प्रोसेस किससे लिंक कर लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां से, यानी आपके लिप्स में अंदर जैसे भोजन अंदर की तरफ गया, मैस्टिकेशन के लेवल पर हुआ, यहां से शुरू कर रही है, और यहां से शुरू होने के बाद में जब उसको डीप में लेकर जा रहे हो तो डीप में कहां पर जा रही है? इंटेस्टाइन के लेवल से जा रही है। तो ये आपका, अगर आपको डायग्राम यहां से दिखेगा ना, आप जब यहां पर एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, यहां पर आपको नजर आया स्टमक, स्टमक से लगा कर इंटेस्टाइन के लेवल पर, आप कहते हो भाई स्लाश तो यहां काम करता है, मैं वही चीज बता रहा हूं। आप कहते हो कि यहां पर आपका मुंह आ गया, ठीक है, यहां पर S2 काम करता है, ये S2 का इसोफेगस का लेवल, ठीक है, S2 यहां काम करता है, S1 यहां से लगाकर यहां तक काम करता है। S1 तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है दोस्तों, लेकिन अगर S1 वहां पर काम करता है, उसको नर्वाइन बनाओ आप, यानी उसको नेगेटिव बनाओ। कैसे करोगे? यदि आपने 1:9 का रेशियो दिया तो आपने उस पार्ट को न्यूट्रिशन दिया जिसकी कमजोरी के कारण प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने यही कहा कमजोरी के कारण कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उस पार्ट को पहले न्यूट्रिशन दो फिर नेगेटिव करो। लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ज्यादा समय से हो रहा है उसको, तो समय से हो रहा है तो क्या लोकल रहेगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं, जनरलाइज होगा, और जब जनरलाइज होगा तो मल्टीपल पार्ट में इन्वॉल्वमेंट होगा। अब उस मल्टीपल पार्ट तक हमारे डॉक्टर S1 और S10 में अटके हुए हैं, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, बस यही अटके हुए हैं कि ये दे दो और स्लाश नाइट में दे दो। अरे दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन करिए, आप जैसे इंप्रूवमेंट करेंगे रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूं। मैं बोलता हूं आप करके तो देखिए, अगर करके देखेंगे ना तो जो S1 S10 बिफोर मिल कर रहे हैं उनको रिजल्ट इसी में आ जाएंगे। S1 अल्टरनेट स्लाश 30, हमारे ग्रुप में काफी सीनियर्स हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल्स को 100% वहां पर रिजल्ट लेकर देखा है, लेकिन करने की कोशिश तो कीजिए आप। S1 अल्टरनेट स्लाश 30 जब आप करेंगे, 3-3 महीने अगर आपने चला दिया S1 स्लाश को, आप पाइल्स कितना पुराना देखना चाहते हो, 30 साल 40 साल पुराना भी इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से जो हार्ड कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स डेवलप हुआ है, पाइल्स गायब हो जाएगा दोस्तों। तो कॉन्स्टिपेशन की बात देख लीजिए आप। S1 अल्टरनेट स्लाश स्टार्टिंग में यही डोज पर्याप्त है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जी दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो S1/30 का ही रिजल्ट से मैक्सिमम हमारे सीनियरों ने बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, जो 20 साल 22 साल से पुराना जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको हमने दूर किया है दोस्तों, विद इन लिमिट टाइम, 3 महीने। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जब हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें और दूर जाना है। अब S1 से 30, ये S130 दिया ना, तो ये स्टमक के पार्ट तक, यानी जो ये पाइलोरस पार्ट होता है, यहां पर जहां से ड्यूडेनम शुरू होता है, S1 का 30 यहां तक काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर स्लास की बात करो तो यहां बाहर तो जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आए तो आपको इस पार्ट तक आपको स्लास 30 काम करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। यानी किसी को अपेंडिसाइटिस होता है वो भी कवर हो रहा है, किसी को हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो भी कवर हो रहा है, ठीक है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, S1 और स्लास 30 को जब आप इतना नेगेटिव कर रहे हो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे ही आ रहा है क्या? ये नर्वाइन टेम्परामेंट के माध्यम से, मेडिसिन के नर्वाइन टेम्परामेंट में जाने के कारण, नर्वाइन होने के कारण ये पूरी प्रोसेस देखने को मिल रही। इसीलिए अभी तो ये बात थी, अभी हमने नेक्स्ट किया S1 या S2 को 100 या 200, जब S1 या S2 को 100 या 200 अल्टरनेट स्लास 30, यहां पर हमने कहा भाई बहुत क्रॉनिक है, हार्ड है, ठीक है, हमने S1 को 100 या S2 को 200 ले लिया। भाई अब लिम्फेटिक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेंग्वाइन में भी, अगर लिम्फेटिक है S1 ले लिया, सेंग्वाइन S2 ले लिया, यहां पर हमने उसको स्लास 30 से अल्टरनेट कर दिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग 15 साल 20 साल से एसिलॉक ले रहे हैं, ठीक है, जो पेंटॉप डी ले रहे हैं, उनकी एसिड की प्रॉब्लम भी यहीं पर रिकरेंटली समाप्त हो गई, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिपेशन क्लियर होने लगा, धीरे 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 करके पेशेंट खुद बोल के जाते हैं कि सर एक बात बताइए, आपने एसिड की मेडिसिन दिया गया एसिडिटी का? मैंने कहा नहीं दिया भाई, क्यों, क्या हुआ? बोले आपका ये जो प्रोटोकॉल मैं चला रहा हूं 10-10 ड्रॉप 3 टाइम अल्टरनेट, मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरी एसिडिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। मेरा एसिड लेवल जो बनता था पहले, मुझे डेली खाना पड़ता था, अभी मैं 3 दिन, अभी 7 दिन में एक बार कभी हो जाती है तो मैं ले लेता हूं, बाकी ये रिड्यूस होने लग गई। ये पेशेंट के वक्तव्य है दोस्तों। तो इसका मतलब है हमने बहुत बड़ी जगह के क्लिक किया है दोस्तों। दूसरी बात, तीसरी बात, जब चौथी बात आप यहां लेते हो आरई अल्टरनेट वाई 5 6 7 17 18, दोस्तों मैंने अभी जैसे आपको बताया डाइजेशन रिफ्लेक्स होकर ऊपर गया, पूरी जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, है ना। मैंने अभी बताया था आपको कॉन्स्टिपेशन के इंट्रोडक्शन में कि वीकनेस कहां हो रही है, इंटेस्टाइन के लेवल पर या पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूसेस के लेवल पर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लेवल पर। जब नर्वाइन एनर्जी वहां पर ब्रेन की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिक आप मान के चलिएगा आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। यानी आपने ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कर लिया ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। अगर आपने ऐसा करा तो आपको क्या देना है? क्या आप न्यूट्रिशन दोगे? क्या आप नर्वाइन दोगे? ऑफ कोर्स आपको नर्वाइन देना है कि भाई आप यहां पर नर्वाइन हम आपको देते हैं, आप उधर का इंटेस्टाइन का लेवल को कलेक्ट कीजिए, वहां से आपको काम नहीं करना। भाई वेगस नर्व के लेवल पर जब आरई अल्टरनेट वाई 5 6 7 17 18 को आप स्टिमुलेट कराते हो इस पॉइंट्स पर, तो आप मान के चलिएगा आपके पूरे पॉइंट्स को अप्लाई कराने के बाद में पूरे मेजर ऑर्गन्स जो होता है 45 पॉइंट्स में आपने पढ़ा होगा 5 6 7 17 18, आप देखिएगा कितना बड़ा इंपैक्ट नजर आता है। मैंने कितने भी बड़े कितने भी पुराने केसेस हैं दोस्तों उसमें इस एप्लीकेशन को जरूर दिया है, और जब मैंने इसका एप्लीकेशन दिया है मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं, सॉलिड रिजल्ट दोस्तों। और इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं S11 का 1000 हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने प्रूफ किया है। S11 1000 इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल टू ट्रीट एनी टाइप ऑफ हार्ड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको हार्ड कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर जाओगे आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ साहब S11 का 1000 बहुत ब्रिलियंटली काम करता है, इसीलिए बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल। जी कविता मैडम कलकत्ता से बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जब आपको प्रोटोकॉल बताया था आपको याद हो, एब्डोमिनल स्प्रे जादू हो गया है आपके ग्रुप में। कई लोग पार्ट 4 में एब्डोमिनल स्प्रे ऐसे ही दे रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। अब वहां पर एब्डोमिनल स्प्रे, यहां केवल S10 C10 W का स्प्रे बना दीजिए, पूरे एब्डोमेन पे स्प्रे कर दीजिए, आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन विद इन 3 मंथ, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर ज्यादा लगता है तो यू कैन नॉट डू इट, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, ठीक है। ये आपको याद रखना है जी। ये वो वर्क है S10 C10 W का जो पूरे इंटेस्टाइन के लेवल को नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज कर रहे हो आप, इसलिए D4 या D5 में स्प्रे कर दो, पेंट कर दो, हॉट कंप्रेस कर दो, कोल्ड कंप्रेस कर दो। आप देखिए नरेंद्र चौधरी जी को देखिए दिल्ली में, ठीक है, आप देखिए क्या सॉलिड रिजल्ट ले रहे हैं। वो कभी यूज नहीं करते थे, मैंने फोर्स किया था, मैंने कहा सर आपको प्रैक्टिस को अगर डबल करना है यू कैन डू इट, आप करिए। और आज देखिए रिजल्ट दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए लिंक देखिए, अगर लोकल में होता है तो आपको न्यूट्रिशन देना है, अब जनरल में होता है यानी बॉडी में मल्टीपल फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, आप ही कहते हो साहब बताओ मल्टीपल डिसीज को डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना, यही तो सिखा रहा हूं आपको। जहां न्यूट्रिशन देना उस ऑर्गन के फंक्शंस को आपको प्रमोट करना है, वहां पर आपको दोस्तों D4 D5 D6 वाला जो 1:9 रेशियो बहुत क्लासिकल काम करेगा। लेकिन जब आपको पेशेंट बहुत सारे जनरल यानी लोकल एक पार्ट से डिसीज फैल गई है बॉडी में, जनरलाइज हो गई है, तब आपको नर्वाइन जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको नर्वाइन नहीं जाएंगे तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। कितने महीने ट्रीटमेंट करना चाहते हैं आप देखिएगा दोस्तों, आपको खुद समझ में आएगा। और हमारे ग्रुप के जितने सीनियर मेंबर हैं आज इस चीज को बेसिकली बहुत अच्छे से समझ गए और जनरल लोकल से जनरल के लेवल को समझकर आज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट उनके, आप देखिए फीडबैक्स, बड़े बड़े केसेस को हमने ये चुटकियों में ठीक कर दिए। एक MBBS डॉक्टर मुझे कहता है डोपामिन मैंने 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कभी भी इतनी जल्दी बढ़ते हुए नहीं देखा, और डोपामिन के लेवल को मैंने कभी कवर नहीं कर पाया। मेरे खुद के पिताजी का पार्किंसनिज्म ठीक नहीं हुआ, तुमने ये मेरे पेशेंट के पिताजी के पार्किंसनिज्म को ठीक किया जिसका मैं 20 सालों से इलाज कर रहा हूं। ये 3 महीने में कैसे पार्किंसनिज्म कवर हुआ? कॉन्सेप्ट की बात होती है। हमारी अनुराधा मैडम से पूछिए, हमारे सीमा मैडम से पूछिए, हमारी मलिका मैम से पूछिए। मलिका मैम के पास मल्टीपल इस प्रकार के पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स हैं जिसके लेवल पर हमने प्रूफ किया और इमीडिएटली रिजल्ट हमने देखा विद इन 3 मंथ। पार्किंसनिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखा हमने इसी जनरल और लोकल के फिनोमिना पे। तो दोस्तों मैं उदाहरण आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर जानबूझ के कॉन्स्टिपेशन लिया क्योंकि ये सबसे कॉमन समस्या है जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल रही है। और दोनों लेवल पर कई बार आप केवल न्यूट्रिशन दो उसी से ठीक हो जाता है, लेकिन जब न्यूट्रिशन से ठीक नहीं होता है ना, आपको नर्वाइन जाना पड़ेगा। जब आप नर्वाइन जाएंगे रिजल्ट आपके सामने आएगा दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों कॉन्स्टिपेशन।
नेक्स्ट हम शुरू करते हैं दोस्तों हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेलकम टू सीएनएस क्लास दोस्तों। दोस्तों जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो इलेक्ट्रोमोपैथ के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी मेडिसिन नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है और जब नैनो टेक्नोलॉजी में काम करती है तो छोटे से छोटे तत्व का भी आप कैसे उपयोग करके उसका स्टिमुलेशन कर सकते हो ये आपको आना चाहिए दोस्तों। और हमारे ग्रुप के काफी मेंबर जैसे मोहन सर की मैं बात करूं, मलिका मैम की बात करूं, यश सर की बात करूं, गौरव सर की बात करूं, कई और भी सीनियर जुगराज सर की बात करूं, मैं आपके आरपी सिंह सर की बात करूं मैं, ठीक है, कई और लोगों के नाम मैं बता सकता हूं जो टेक्निकल यूज कर रहे हैं। और टेक्निकल यूज करने के कारण दोस्तों देवांगन सर की बात करूं मैं, गणेश साहू सर की बात करूं मैं, ठीक है, ये लोग टेक्निकल यूज कर रहे हैं और टेक्निकल इसी नर्वस सिस्टम का उपयोग करके बहुत सारे डिसीजेस को रिकवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो एक वर्ड हमेशा आपको याद रखना है कि जब कहीं पर कोई भी वर्क किसी ऑर्गन या सिस्टम के लेवल पर आपको देखना है तो दो प्रोसेस के लेवल पर देखना है, क्या वहां पर ग्लैंडुलर सिस्टम काम कर रहा है? अगर नहीं काम कर रहा पहले न्यूट्रिशन देकर उसको उस लायक बना दो। दूसरा, जब आपको ये देखना है कि साहब यहां पर नर्वस सिस्टम का रोल है तो भाई कैसे नर्वस सिस्टम का रोल कैसे आपको नजर आएगा, वो चीजें आपको देखना है दोस्तों। तो एक एक पॉइंट्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और वो पॉइंट्स आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे दोस्तों। जब मैं फ्रेमवर्क को तैयार करता हूं, मेडिसिन तैयार करता हूं, तो मैं हमेशा आप लोगों को दो चीज बताता हूं इलेक्ट्रोमोपैथ के बिहाफ पर। नर्वस सिस्टम का लिंक देखिए तो ऐसी मेडिसिन आपको देखना है। सर वीडियो बंद करिए, संजय गायखे सर आपका वीडियो ओपन है और आप मूवमेंट कर रहे हो, लाइट चला रहे हो, ठीक है, किसी को अलाउड नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे देख रहे हो उसके बाद भी आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, ठीक है। आप देखिए पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम अगर काम कर रहा है तो कंट्रोल सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। आपके ब्रेन से पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आपकी बॉडी में जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आप अन्य सिस्टम की बात करो जो एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम होता है जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी तराजू के दो पलड़े हैं आपके बॉडी में, एक इंडोक्राइनल सिस्टम एक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो भी सिस्टम हम आगे डिवाइड करेंगे। अगर हमें ये चीज पता चल गई दोस्तों तो हमें याद रखना है नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम से क्विकर काम करता है। नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम से क्विकर काम करता है, फास्ट काम करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी का डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर नर्वाइन, ठीक है। कैसे होता है दोस्तों? यदि नर्वस सिस्टम क्विकर काम करता है और इंडोक्राइनल सिस्टम क्विकर काम नहीं करता है तो आपको कैसे पता कि मेरा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स होने के कारण दोस्तों हमें ये बारीकियां पता है और इन्हीं बारीकियों के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल प्रैक्टिस में बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को इंप्योर, मतलब वहां पर जब आप देखोगे किसी प्रकार का कोई इंप्यूरिटीज डेवलप हुई उसके कारण जब उसकी इंपल्सेस जो होती है उसके रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। यानी आपकी पूरी बॉडी में फ्रेमवर्क जो तैयार होता है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के सिस्टम के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। यानी जनरल पूरी बॉडी के लेवल पर आप देखो पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करके पूरी बॉडी को भेजने का काम करता है और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये पूरी बॉडी में मौजूद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होता है, उन रिसेप्टर
रिसेप्टर से इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं उन इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करके इस प्रकार की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। आप लोगों ने अभी एंडोक्राइनोलॉजी में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था, आपको मैंने कहा था कि वहां पर जब ये सेल है तो रिसेप्टर आपके सेल पे भी होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में, यहां पर कुछ रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी होता है और कुछ न्यूक्लियस पे भी होता है। तो इन्हीं रिसेप्टर पर वर्क करना आपको आना चाहिए कि इस रिसेप्टर पर मुझे काम करना है तो कैसे। अगर न्यूट्रिशन भेजोगे तो यही काम करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। जब आप थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे मेडिसिन को तो वो यहां जाएगा, लेकिन अगर मोर नेगेटिव कर दिया तो सीधे न्यूक्लियस पे जाकर काम करेगा। यानी आपको अगर हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या करेंगे आपको ब्रेन पर काम करना है, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज पे काम करना है, क्या करेंगे आप करके बता दीजिए मुझे। D4 से D10 कितने लोग डिजॉल्व कर पाते हैं मुझे बता दीजिए, कितना समय लगता है ये भी बता दीजिए। लेकिन जब नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करोगे आप लिमिटेड टाइम में वो प्रोटोकॉल्स को क्लियर कर जाओगे दोस्तों। क्यों क्लियर कर जाओगे, क्यों क्लियर कर जाओगे, उसके पीछे का कारण है दोस्तों। जब हम प्राइमरीली नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं, दो ही सिस्टम है मेनली दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक ये डायग्राम मिटाता हूं, पहले समझा दो डायग्राम को, उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों। ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन। अब ब्रेन के जो पार्ट होते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। यहां से जो आगे का पार्ट होता है दोस्तों, ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नर्वस सिस्टम को आपने डिवाइड किया, टेक्निकली डिवाइड किया दो भागों में, एक आपने डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आपने डिवाइड किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मल्टीपल फिर से डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया ब्रेन, आपने डिवाइड किया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब आप यहां पर प्राइमरीली नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोस्तों आपको जनरली मालूम होना चाहिए कि पूरी बॉडी में ब्रेन जो होता है आपकी बॉडी में क्या काम चल रहा है ना, उस काम के बारे में सारी जानकारी रखता है। और ब्रेन को ही जब आपकी पूरी बॉडी में, आपको पता है बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये रिसेप्टर के माध्यम से सेंसेशन जनरेट होता है, और ये सेंसेशन कहां जाता है, आपके ब्रेन के लेवल पर जाता है। मान लीजिए ये आपके बॉडी से सेंसेशन जनरेट हुआ, ये आपका ब्रेन है, यहां पर सेंसेशन गया, जनरेट होकर गया, ये किसके माध्यम से जा रहा है, ठीक है। मेडिसिन का प्रोटोकॉल देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्लियर कट, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेटी जी ने तो आपको सोने के तस्तरी में हलवा रखा हुआ है, हीरे का मान लो, प्लेटिनम का मान लो, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सॉलिड दी हुई है, लेकिन हमें यूज ही नहीं करते आ रहा, क्योंकि हमें समझ नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 80 लोग प्रैक्टिशनर एलोपैथ है, 20 लोग जो होता है वो 10 लोग एलोपैथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, और 10 है प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। इसीलिए बहुत सारा कंसिडरेशन मिसकॉन्सेप्ट है। यहां पर जब हम बात करते हैं, ये जो पूरी बॉडी से सेंसेशन आ रहा, अब बॉडी से सेंसेशन कैसे आता है दोस्तों, आपको पता है स्पेशल सेंसेस होते हैं, सोमेटिक सेंसेस होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी से, जैसे मैं देख रहा हूं और देख रहा हूं तो ब्रेन को पता लग रहा है, लेकिन कैसे, सेंसेशन आ रहा है ना, मैं कान से सुन, मैं बोल रहा हूं या आप कान से सुन रहे हो, ठीक है, आपको कैसे सेंसेशन पता चल रहा है, इसी सेंसरी नर्व के माध्यम से, ठीक है। आपको सेंसेशन आपकी पूरी बॉडी से, यहां से चैनल के माध्यम से आपके ब्रेन में आता है, ब्रेन उस कॉन्सेप्ट को वहां पर अडॉप्ट करता है, हाँ ठीक है। अडॉप्ट करने के बाद ब्रेन कहता है कि देखो पूर्व में इसी प्रकार का कोई सेंसेशन आया था क्या, अगर आया था तो उसको तुरंत कॉपी कर देता, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत उसका रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन अगर कोई नया रिस्पांस आया तो उस नए रिस्पांस को वो वहां अध्ययन करता है, उसकी पूरी डिटेल स्टडी करता है, और डिटेल स्टडी करने के बाद में रिफुट करता है, वापस उसको इंटीग्रेट करता है, उसको समझता है, और समझने के बाद कहता है कि चलो इस प्रकार का रिस्पांस आया, इसके अगेंस्ट हमें ऐसा काम करना है। तब वो चैनल मोटर संस्थान के साथ, जो मोटर सिस्टम होता है उसके माध्यम से काम करता है। तो यहाँ पर सेंसरी सिस्टम के माध्यम से दोस्तों पर्टिकुलर ये चैनल काम करता है, और इस चैनल के माध्यम से ब्रेन को मैसेज जाता है, और ब्रेन यहाँ पर सारे मैसेजेस की स्टडी करने के बाद में मोटर सिस्टम के माध्यम से उसी ऑर्गन को जहां से सेंसेशन आया है, अपना मोटर सिस्टम के माध्यम से
सेंसरी सिस्टम के माध्यम से अपना पूरा मैसेज क्रिएट करता है। इसलिए आपको केवल दो चीज समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आपकी पूरी बॉडी के लेवल में, अभी आपको ब्रेन के मेडिसिन बताता हूं, 5 प्रोटोकॉल में पूरा ब्रेन का प्रोटोकॉल आ जाता है, तो फिर कौन सा सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है, कौन सा ग्लायोमा, कौन सा सेरेब्रल ब्रेन ट्यूमर, कौन सी मेनिंजाइटिस, कौन सा इंसेफेलाइटिस, क्या जरूरत है डरने की आपको? आपके पास सारे प्रोटोकॉल से करा ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे कि ठीक नहीं होगा? हमने करा, हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स ने करा, हमने रिजल्ट लिए, ब्रेन ट्यूमर को भी हमने सबसाइड किया दोस्तों, क्योंकि हमने नर्वाइन लेवल पर काम किया, हमने ऑटो इम्यूनिटी पे काम किया। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर डायरेक्टली 3 मेडिसिन जानते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी पे काम करती है, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पड़ता है, और जो कॉन्सेप्ट पड़ता है तो उन्हें कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोटोकॉल्स को क्रिएट करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैनल होता है जो बॉडी से सेंसेशन को ब्रेन में लाता है, और ब्रेन से पूरे सेंसेशन का वहां पर मोटर सिस्टम के माध्यम से कंक्लूड होता है। अगर आपको मैं कहूं एपिलेप्सी हो रही, अभी प्रोटोकॉल यही सिलेक्ट कर लीजिए आप, एपिलेप्सी हो रही, क्या हो रहा है एपिलेप्सी में पता है आपको? शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कौन सी मेडिसिन दो गया? सेंसेशन जा रहा है, और जाते समय वहां पर कई चैनल्स के लेवल पर ब्रेन में गया, वहां पर चैनल्स के लेवल पर 1-2 तार खुले हुए, और इस तार का इस तार से कनेक्शन हो गया, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, यह है एपिलेप्सी। अब आपको ये देखना है वहां पर कौन सा तार खुला हुआ है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो सेंसेशन जा रहा है तो सेंसरी पार्ट में जाएगा ना, आप सेंसेशन जा रहा है, वहां सेंसेशन के कारण आपको प्रॉब्लम नजर आ रही, मेडिसिन का प्रोटोकॉल क्या बोलने की जरूरत है? बोलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपका प्रोटोकॉल यही सिलेक्ट हो जाना चाहिए कि भाई S3C3 सेंसेशन लेकर जाता है, इसलिए ब्रेन के एक पार्ट पे कहीं ना कहीं S3C3 का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, तो ये प्रोटोकॉल तय हो गया ना आपका एपिलेप्सी का। अब आप मुझे बता दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। सिंपल सा वे है दोस्तों, मेरा लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, कारण ऑर्गन के फंक्शन को समझ जाइए, फिजियोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वो पैथोलॉजी पे जाकर वहां पर जाएगा, और पैथोलॉजी में जब शिफ्ट करेगा तो कब करेगा? जब फिजियोलॉजी गड़बड़ हुई, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई। देखो आप फिजियोलॉजी में यानी सेंसेशन तो जा रहा है, लेकिन वहां पर एनाटॉमी में गड़बड़ हो गई, यानी वहां पर किसी न किसी रूप में वायर तार एक दूसरे से टच हो गए, इस लाइन का उस लाइन में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो डैमेज क्या हुआ? एनाटॉमिकल पार्ट। प्रोटोकॉल क्या हुआ? S3C3, ठीक है। अब यहां पर सपोर्ट क्या करना आपको, कौन सी सेल, कौन सा ट्यूमर, कौन सी पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पर क्या फंक्शन आता है, आपको पता ही नहीं है, क्या प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे दोस्तों? अगर आपको पता चल गया, आपको मैं बता दूंगा अभी 2 दिन में कि यहां पर अगर आपको पता लग गया तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा कोई डॉक्टर फिलोसॉफिकल पॉइंट पर पैदा हो जाए। मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इसीलिए आप टेबल प्रैक्टिस में सीनियर्स के लेवल पर मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। लेकिन कैसे होगा भाई? उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। याद रख लेना इस बात को। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब इसका पार्ट होता है तो ब्रेन में नर्व सेल्स होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। बॉडी में हर पार्ट में एक सेल है, न्यूरॉन भी एक सेल है दोस्तों, ठीक है। इसलिए न्यूरॉन से, और आपको अगर पता है कि न्यूरॉन्स है तो भाई न्यूरॉन्स पे कौन सी मेडिसिन काम करती है? ये भी तो सेल है, ठीक है। यहां पर जब काम करेगी तो आपको याद रखना है ब्रेन नर्वस सिस्टम से बना है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स के साथ क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। याद रखना, सपोर्टिंग सेल्स के साथ क्रेनियम के अंदर पाया जाता है, यानी ब्रेन की न्यूरॉन अपनी सपोर्टिंग सेल्स के बगैर काम नहीं कर सकती। इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ में S1C1F1 वर्वन को डायरेक्ट कहा जाता है कि ये नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पर डायरेक्ट एक्ट करने वाली मेडिसिन होती है दोस्तों। याद रख लेना, पॉइंट टू बी नोटेड। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रोटोकॉल आप जब देते हो, वो प्रोटोकॉल क्या प्रॉपर आपके ब्रेन में काम कर रहा? बिल्कुल नहीं करता। कई बार ऐसा होता है वो काम नहीं करता। अगर ऐसा नहीं करता तो क्यों नहीं कर रहा? भाई बहुत सारे ऑब्स्टेकल होता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। हम पढ़ेंगे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आज मैं कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, जब यहां पर किसी कारण से कोई मेडिसिन अंदर प्रोवाइड नहीं हो पा रही, आप केवल वर्बन की 2 ड्रॉप डाल दो, आपकी वो मेडिसिन पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर काम कर जाएगी, ठीक है। पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर वर्क कर रही है, और रिजल्ट आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है दोस्तों। याद रख लीजिएगा, 100% रिजल्ट आपको नजर आता है। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रेन के नर्वस टिश्यू का स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूएशन होता है। अगर होता है तो कैसे होता है भाई? ठीक है, याद रखना, ब्रेन के नर्वस टिश्यू का स्पाइनल कॉर्ड तक आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। जो आपके बैक साइड में जो स्कल होता है, स्कल का जो फोरामेन मैग्नम होता है, एक छेद होता है,
फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है दोस्तों, और वर्टिबल कॉलम के कैनाल के अंदर होता हुआ आप देखिए नीचे के साइड टेल रीजन तक, सैक्रम रीजन तक जाता है। यानी यहां से शुरू होकर ब्रेन के फोरामेन मैग्नम से आप देखिए टेल इंड तक, स्पाइनल सैक्रल नर्व तक दोस्तों आपको स्पाइनल कॉर्ड वहां पर पर्टिकुलर नजर आता है। इसीलिए दोस्तों ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, और अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा गॉड ने प्रत्येक पार्ट जो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग सेल से बन रहा है, तो उसका काम भी अलग अलग होगा। लेकिन अलग अलग कहते हैं ना, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, उसी प्रकार से ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, और उन अलग अलग पार्ट के अपने कोऑर्डिनेशन के कारण डेफिनेटली आपको नजर आएगा दोस्तों बहुत सारे फंक्शन, इन्हीं कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस के माध्यम से अकोडेंसी के कारण आपकी बॉडी नॉर्मल वर्क करती रहती है। अगर इनमें से किसी, अब आपको मालूम है ब्रॉडबैंड एरियाज होता है, अब ब्रॉडबैंड एरिया में से एक दो एरिया का फंक्शन गड़बड़ हो गया, क्या होगा भाई? ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया में से एक दो पार्ट का फंक्शन गड़बड़ हो गया, आप देखिए वहां उसका वर्क गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मान लो किसी को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, आप कहते हो भाई एपिलेप्सी हो गया, भाई कौन से पॉइंट में गड़बड़ हुआ? एपिलेप्सी हो गया, कौन से पर्टिकुलर पार्ट में इंजुरी हुई, और इंजुरी के कारण आप देखो यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, किस पार्ट में हो रहा? दोस्तों हमने केवल स्पाइनल कॉर्ड पर REY लगाकर ही हमने उस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल कर लिया है। हमारे कई डॉक्टरों ने केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रोमोपैथ में बेड वेटिंग, इन्यूरेसिस या अनकंट्रोल यूरिन का होने के कंडीशन को केवल एक्सटर्नल और हाइपोटेंसिस के मेडिसिन से, क्षणिक ट्रीटमेंट देने से, कुछ ही समय के ट्रीटमेंट देने से करेक्ट कर दिया है दोस्तों। ये डिपेंड करता है। अभी मैं हमेशा याद करता हूं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आती है, हमारे कर्नाटक के एक बहुत सीनियर और बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर को कोरोना ने ले लिया हमारे से दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र नाथ सर। मुझे आज भी उनका प्रोटोकॉल याद आता है। उन्होंने कहा था, सर अगर हम जनरल टॉनिक D5 या D6 में किसी एक मेडिसिन को डालकर उस ऑर्गन मेडिसिन को देते हैं तो वो तुरंत वहां जाकर काम करती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब मैंने उन्हें बताया था कि नर्वस सिस्टम में आप जो मेडिसिन को नेगेटिव करते जा रहे हो, आपने D6 बनाया, थर्ड डायल्यूशन बनाया और उसमें उस ऑर्गन की मेडिसिन डाल दी, सीधा वहां जाकर काम करता। उन्होंने एक पीडियाट्रिशियन को दिया, जो लेडी थी, उनको किडनी में बहुत सीवियर पेन हो रहा था, 3 दिन से एलोपैथ ट्रीटमेंट चल रहा था, रिकरेंट हो रहा था, पेन बंद ही नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और केवल एक डोज S6 की 5 ड्रॉप जनरल टॉनिक थर्ड डायल्यूशन में जब उन्होंने डाल के दिया, 24 घंटे बाद उनको पेन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे वो डॉक्टर कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए दोस्तों। हम हैट्स ऑफ करते हैं ऐसे डॉक्टर को कि जिन्होंने इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स हमको दे के गए हैं दोस्तों, और रिजल्ट 100% गारंटी के साथ। उसके बाद मैडम को कभी भी गायनिक पेन नहीं हुआ, न कभी भी उनको किडनी के रीजन पर पेन हुआ दोस्तों, और उनकी यूरिन का फ्लो इतना तेज हुआ कि वो बिलीव नहीं कर पाई। उनको जो कैथेटर लगा हुआ था, वो कैथेटर में रिमूव होकर बाहर हो गया दोस्तों। सिंगल 2 डोज देने के अंदर ये रिजल्ट देखने को मिला था। अब आप मुझे बताइए हमने क्या कर दिया? हमने तो मेडिसिन को नेगेटिव करा, S6 को पॉजिटिव 5 ड्रॉप डाल दिया, यानी 5 ड्रॉप S6 को पॉजिटिव डाला, नर्वाइन मेडिसिन से ब्लड प्यूरिफिकेशन, लिम्फ प्यूरिफिकेशन करते हुए नर्वाइन लेवल तक पहुंचा दिया, और S6 से पॉजिटिव है तो हमने ऑर्गन के लेवल पर पहुंचा दिया। किस ऑर्गन की तरफ हमें उस नर्वाइन मेडिसिन को भेजना है, उस ऑर्गन की तरफ आप भेज दो। यही तो प्रोटोकॉल है एज का, यही तो बेसिक साइंस है एज का। और अगर आपने ये करना सीख लिया, कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे मैजिक कंटेंट आप देखने वाले हैं दोस्तों, जिसकी कल्पना हमारे ग्रुप के सीनियर डॉक्टरों ने नहीं की थी, आज वो लोग कर रहे हैं, और एक से एक प्रोटोकॉल जनरेट कर रहे हैं। सर हमने ये किया, सर हमने आज ये किया। मैंने इसीलिए कहा पागलपंती जगा लो इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन में, क्योंकि प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती, किसी की मौत नहीं होती। नोबडी कैन डाई विथ इलेक्ट्रोमोपैथ रेमेडी, याद रखना दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, वहां पर बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। यही चीज आपको टेक्निकली सीखना है, और यही टेक्निकली दोस्तों आपको याद रखने के लिए मैं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको रख रहा हूं। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करते हो, 2 लेयर के द्वारा अरेंज होते हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। जब आप ग्रे मैटर की बात करते हो दोस्तों, ये नर्व सेल बॉडीज होती है। जब आप एक न्यूरॉन्स की बात करते हो दोस्तों, ये न्यूरॉन्स है। ये है आपका न्यूरॉन सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स। ठीक है दोस्तों,
अगर हम सिंपली इसको समझे तो ये भी तो सेल है ना, जैसे हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़े वही सेल के सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशलिटी होती है और उच्च स्पेशलिटी के लेवल पर न्यूरॉन वहां पर काम करता है। कभी भी आपकी बॉडी में दो न्यूरॉन जब जुड़ेंगे तो उनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको बोलते हैं सिनेप्सी। दो न्यूरॉन आपस में जुड़कर सिनेप्सिस के माध्यम से एक नर्व के माध्यम से दूसरे नर्व के ऊपर यहां से नर्व सिग्नल्स को वहां पर इंपेडेट करने का काम करता है, यानी नर्व सिग्नल एक न्यूरॉन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने का मान करता है। ये नर्व इंपल्सेस के रूप में ट्रांसमिटेड होते जाते हैं और वहां पर जहां पर भी जिस टारगेट ग्लैंड के या ऑर्गन के लेवल पर उस नर्व का काम करना होता है वहां पर जाकर उसके इंपल्सेस को जनरेट करके वहां पर पहुंचा देते हैं कि आपको ऐसा काम करना है। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रे मैटर और वाई मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो नर्व सेल बॉडीज का, कल इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, तैयार रहिएगा दोस्तों। नर्व सेल बॉडीज जो होती है और जो नर्व फाइबर के प्रॉक्सिमल पार्ट होते हैं उसके द्वारा बना होता है ये नर्व सेल बॉडी और ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, उसका बना हो रहा है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों जो नर्व सेल बॉडी से अराइज होता है, जबकि याद रखना व्हाइट मैटर नर्व फाइबर के बचे हुए पार्ट के द्वारा बनता है। ये जो नर्व फाइबर का बचा हुआ पार्ट है ये याद रखना दोस्तों एक्सॉन को बनाएगा, यानी व्हाइट मैटर। तो आपकी बॉडी में जहां जहां व्हाइट मैटर पाया जाएगा वहां पर नर्व फाइबर का पार्ट होगा, जहां जहां ग्रे मैटर पाया जाएगा वहां पर आपका ये जो सेल बॉडी और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है न्यूरॉन का वो पाया जाएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दीजिए आपको काम क्या करना है, ठीक है। जिस प्रकार आप सेल पे कह रहे हो मुझे सेल पे 1/9 से न्यूट्रिशन देना, तो सेल बॉडी पे न्यूट्रिशन देना, तो न्यूट्रिशन नहीं दोगे आप, आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा सेल बॉडी के लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर नर्व फाइबर के लेवल पर काम करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, मेडिसिन को नेगेटिव करना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट याद रख लेना, आपको बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों, याद रख लेना। इसीलिए दोस्तों ब्रेन में व्हाइट मैटर कहां पाया जाएगा दोस्तों, इनर पार्ट। जितना भी ब्रेन का इनर पार्ट होता है ना वहां पर लगातार सेंसेशन आता रहता है। एक नर्व एक बार में हजारों वहां पर नर्व के माध्यम से जुड़कर जितने भी सेंसेशन आता है ना उसको सुनता रहता है और उसको वहां पर यूटिलाइज करता रहता है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा इनर पार्ट में पाया जाता है, जबकि ग्रे मैटर कहां होता है, आउटर पार्ट पे होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लेना, कल आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जब स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में है, यहां ब्रेन में क्या हुआ, व्हाइट मैटर अंदर है और आपका ग्रे मैटर बाहर है। लेकिन जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आया इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जब स्पाइनल कॉर्ड में आते हो आप देखिए व्हाइट मैटर बाहर आ जाता है, व्हाइट मैटर बाहर आ जाता है और ग्रे मैटर अंदर चला जाता है दोस्तों। इसलिए आपको यहां पर याद रखना है कि ब्रेन में व्हाइट मैटर इनर पार्ट में होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे तो वहां पर स्पाइनल कॉर्ड में आपको व्हाइट मैटर बाहर नजर आएगा और ग्रे मैटर सेंटर में नजर आएगा। इसी कारण से दोस्तों जब आप कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर जाओगे आपको नजर आ जाएगा, आपको क्लियर नजर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर नजर क्या आएगा, आपको ये नजर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको याद रखना है दोस्तों मेनिंजस के 3 लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, टिपिकली 3 लेयर के द्वारा। आपको पता है दोस्तों आउटर लेयर, ठीक है, जो आउटर लेयर को क्या बोलते हो आप, ड्यूरा मैटर, ठीक है। मिडिल लेयर को क्या बोलते हो, एरेक्नॉइड मैटर, और जो इनर लेयर को क्या बोलते हो, पाया मैटर, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के जो बीच की स्पेस होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सब रेक्नॉइड स्पेस, और इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में सीएसएफ फ्लूइड में सस्पेंडेड रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करना, जब आपको आगे कल प्रोटोकॉल्स बताऊंगा टिपिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की स्टडी आपको करना है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में सीएसएफ फ्लूइड में सस्पेंडेड रहते हैं दोस्तों, और सीएसएफ फ्लूइड में वहां पर सस्पेंडेड रहेंगे इसलिए इसका पूरा फंक्शन उससे इंटरलिंक करेगा। लेकिन लिंक क्या है भाई, लिंक कैसे बना रहे हैं हम दोस्तों, वही लिंक आपको जानने की जरूरत है कि हम इस लिंक को इस प्रकार से बना रहे हैं। अगर लिंक बनाना आ गया ना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल से 4 से 5 प्रोटोकॉल के बिहाफ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी आपको इतना याद रखना है कि ब्रेन के लेवल की जितनी भी डिसीज होती है 80 से 90% डिसीज पॉजिटिव होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ब्रेन के लेवल पर जितनी भी डिसीज होती है 80 to 90% पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव डिसीज है तो हमें क्या करना है, मेडिसिन का सिलेक्शन क्या करना है, सब आपके सामने हो गया, क्लियर, याद रख लेना। इसीलिए C1, F1, P1, S10, C3,
S3, वर1, वाई, डब्ल्यू, इसके अतिरिक्त कोई मेडिसिन हो तो बता दो आप। आरई, मेमोरी बढ़ाना हो तो आरई बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों, ठीक है। याद रख लेना इन सब प्रोटोकॉल को, ये नेगेटिव वे में बहुत जबरदस्त काम करते हैं और इससे बाहर आपको जाना नहीं पड़ता। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो तो ये मेडिसिन। लेकिन अगर एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, मान लो कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एनी एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो गई, वहां पर बहुत सारे आपको नजर आ रहा है कि भैया मोटा हो गया, पतला हो गया, अब देखो स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कौन कहता है सेरिब्रल एट्रोफी क्योर नहीं होता? हमारे सीनियर ग्रुप के या जूनियर ग्रुप के आफ्टरनून ग्रुप के 2 मेंबर हैं जो सेरिब्रल एट्रोफी को उन्होंने 3 महीने में करेक्ट करके बता दिया, 60 to 70% रिकवर कर दिया दोस्तों। मेरी बात छोड़ दो, मैं इसीलिए मैं बताता नहीं हूं, मेरी बात छोड़ दो, हमारे ग्रुप के जूनियर मेंबर्स ने ही इतना बड़ा जूनियर एमआईटी का खिताब जीत लिया है दोस्तों, दिल से खिताब जीता है। क्योंकि किसने अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करना सीख लिया तो मैं कहता हूं उससे बड़ा मैजिक नहीं होगा दोस्तों, 100% मैजिक होता है। आप फ्रंटल लोब की बात करो, अगर फ्रंटल लोब पे काम करना है, आप देखते हो F2W का मैंने कंप्रेस किया, फीवर उतर गया, ये करा वो हो गया, ठीक है। जब आप वहां पर A2, F2, C5, WY का, वर1 का, वर2 का जब वहां पर उपयोग करते हो, अप्लाई करते हो, तो आप देखते हो ब्रेन के लेवल का फंक्शन सब ठीक हो जाता है। क्यों होता है? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं F2W उससे ऊपर ही नहीं जाते हैं, और हमारा ग्रुप क्या बोलता है? F2, WE, S12, C5, WE, वर1, वर2, Y, सॉरी, हमने सारे डिसीज के लेवल पर ट्रीट करके देख लिया। और ये प्रोटोकॉल जब इमरजेंसी केसेस होते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें वहां प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमको वहां नर्वाइन लेवल पर भेजना होता है, वर1 से बेटर प्रोटोकॉल हो तो बता दो। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, डेंगू फीवर, 106 डिग्री, प्लेटलेट काउंट 18,000। पेशेंट बोले 24 घंटे हो गए सर, बुखार नहीं उतर रहा, बुखार उतार दो। हमको पता लगा, मैंने उसको कोल्ड कंप्रेस किया दोस्तों, F2, S12, C5, वर1, W और Y, मैंने सबका 2-2 ड्रॉप डालकर वहां पर उसको कोल्ड कंप्रेस किया। और 15 मिनट बाद पेशेंट बोलता है यार ये कैसे संभव है? 15 मिनट हुए, जो 24 घंटे में बुखार नहीं उतरा, 650 mg की बहुत सारी क्रोसिन, काल्पोल, बहुत सारी उन्होंने मेडिकेशन कर लिया, लेकिन दोस्तों बुखार नहीं उतरा। मैंने उनको फिर जब हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का प्रोटोकॉल डेंगू का देना शुरू किया, 3 दिन में जो 18,000 का प्लेटलेट काउंट है 79,000 पे पहुंच चुका है। देयर इज नो फीवर। 3 दिन के बाद में, अभी जो 3 दिन का फीडबैक है, कोई फीवर नहीं है, जो हीमोग्लोबिन डाउन हुआ था वो बढ़ गया, प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ था वो बढ़ गया, पेशेंट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मैंने उसको समझाया कि 1.5 महीने ट्रीटमेंट ले लेना बेटा, नहीं तो बाद में कुछ तकलीफ हुई तो मुझे मत बोलना, मेरे पास नहीं आना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट डेंगू मैक्सिमम 1.5 महीने में सबसाइड हो जाता है आपकी बॉडी से, आपको पता होना चाहिए। मलेरिया मैं गारंटी से बोलता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से 1.5 महीने में कलेक्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया कौन सी सेल पर अटैक करता है, बस उस सेल के मेडिसिन सिलेक्ट करिए। मैं दावे से कहता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से बेटर नहीं है। मैंने 13 पेशेंट सेरिब्रल मलेरिया के ठीक करे हैं दोस्तों, हाई पोटेंसी की एक प्रोटोकॉल से, एक प्रोटोकॉल बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, जैसे जैसे आएगा। इसीलिए फ्रंटल पार्ट में मैंने मेडिसिन का बताया। अगर आप ब्रेन स्टेम के लेवल पर जाओ तो ब्रेन स्टेम पर मैंने आपको बताया दोस्तों, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये कंप्लीटली तीनों मिलकर मिड ब्रेन बनाते हैं। अगर आप मिड ब्रेन के प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे ना तो बहुत ईजी समझ में आता है हमको। S10, A3, F1, C1, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट काम करता है मिड ब्रेन पर। S10, F1, A3, C1, WY, ये बहुत टिपिकल काम करता है। अगर हमको ये पता लग गया तो फिर हम प्रोटोकॉल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों जब आप पैराइटल लोब पर आते हो, पैराइटल लोब पर आ गए आप दोस्तों, यहां पर S10, P1, S3, C3, Y, W का बहुत बड़ा मैजिकल रोल होता है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी आप एपिलेप्सी के लेवल पर जाओगे, पैरालिसिस के लेवल पर जाओगे ना, आपको यही मेरे पॉइंट्स, टिप्स जो होता है बहुत इंटेलिजेंसी के रूप में आपको समझ में आएंगे कि हाँ साहब ये रोल बहुत ऑथेंटिक होता है। दोस्तों ऑक्सीपिटल लूप पे जाइए, जब कभी ऑक्सीपिटल लूप पे ऊपर के फ्रंट रीजन पर आपको नजर आ रहा ना S1, C1, F1, वर1, Y से बेटर कोई प्रोटोकॉल हो बता दो। माइग्रेन में देख रहे हो ना कितने दिन में रिजल्ट ले रहे हो, अमरिंदर सर कितने दिन में रिजल्ट लिया आपने, मलिका मैम कितने दिन में रिजल्ट लिया आपने। कोई भी प्रोटोकॉल मैं बताता हूं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। हमारे ग्रुप में कितने लोगों ने S1, C1, F1, P1, वर1, Y को नेगेटिव में यूज करके देखा है और रिजल्ट लिए। कितनी बड़ी बड़ी डिसीजेस ऐसे मामूली से डिसीजेस बनकर निकल गई है दोस्तों,
ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे जाइए, हमें कॉन्सेप्ट पे जाकर बात करना है, हमें कोई बात नहीं करना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें क्या करना है। ठीक है, सारा हमारा साइंस है, मॉडर्न साइंस। हम केवल इलेक्ट्रोमैथ को इस मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। अभी कोरिलेट नहीं करोगे तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप कोरिलेट करना तो सीखो। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी का जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल को मैंने सीखा जब तो मैं परफेक्ट हुआ दोस्तों। मैं भी आप जैसा था, मुझे भी क्या आता था इलेक्ट्रोमैथ कॉलेज से निकलने के बाद। ठीक है, 50 नहीं 2-2 3-3 लाख रुपए की मेडिसिन वेस्टेज किया है हमने दोस्तों, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। लेकिन वही मेडिसिन का प्रयोग वही कंपनी के मेडिसिन लेकर जब हमने नॉलेज क्रिएट किया और उस मेडिसिन को पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पर हमने चेंजेस करके देना चालू किया, रिजल्ट आज आपके सामने है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर वर्मा सर डायबिटिक के लेवल पर काम कर रहे हैं और सॉलिड रिजल्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो एकाएक नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ती है। और मेहनत ऐसे नहीं करना, मेहनत ऐसे करना कि आपको फिजियोलॉजी देखना है। भाई इलेक्ट्रोमैथ की रेमेडी कहा जाता है ऑर्गन्स पे काम करती है, ऑर्गेनिक रेमेडी है, लेकिन भाई ऑर्गन बना कहां से? सेल से ना। तो काम आप सेल पे करना नहीं सीखोगे तो ऑर्गन पे कैसे बता पाओगे आप? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी, ये पूरा चैप्टर है। तो ऑर्गन पे काम कर रही है तो डेफिनेटली उस ऑर्गन की जो सेल और टिश्यू है उस पर डायरेक्टली काम कर रही है। ठीक है, और इसीलिए जब आप इस प्रोटोकॉल को तय कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजें आपके सामने आ रही है और उसी सामने आने वाली लेवल को आप वहां पर प्रूव कर रहे हो दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, जब ब्रेन की बात आएगी, ब्रेन में आपको 3 पार्ट नजर आ रहे हैं। जो टेक्निकल बात हो रही है मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो शुरू करता हूं। 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन। जो प्रोजेंसिफेलॉन होता है इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, प्रोजेंसिफेलॉन जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिजेंसिफेलॉन जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रोम्बेनसिफेलॉन। ठीक है, 3 पार्ट, प्रोजेंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर आप इन 3 पार्ट को एनाटॉमिकली समझ गए तो आपके प्रोटोकॉल क्रिएट हो गए। अगर आप यहां पर देखते हो, फोर ब्रेन को, प्रोजेंसिफेलॉन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेलेंसिफेलॉन, एक होता है डायंसिफेलॉन। ठीक है, अब आप पार्ट देखिए, टेलेंसिफेलॉन और डायंसिफेलॉन। जब आप टेलेंसिफेलॉन की बात करते हो, पूरा सेरिबल हेमिस्फीयर उसमें आता है, बेसल गेंगलिया उसमें आता है, हिप्पोकैम्पस उसमें आता है, एमाइलो या एमाइग्लोइड न्यूक्लियस जो होता है उसमें आता है। ये 4 पार्ट होते हैं, सेरिबल हेमिस्फीयर, बेसल गेंगलिया, हिप्पोकैम्पस और एमाइग्लोइड न्यूक्लियस। अगर ये चारों पार्ट के फंक्शन आपको पता होंगे, आपसे बड़ा मास्टर है क्या कोई? आपके पास वही मेडिसिन आप ओरिजिनल दे रहे हो तो या न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हो, वही मेडिसिन नेगेटिव कर दोगे तो क्या करेगा? नेगेटिव करोगे तो ब्रेन पे जाकर काम करेगा और ब्रेन के सेल्स को मजबूत कर देगा। नर्वाइन सिस्टम जो आप लेवल को तय कर रहे हो, उन सिस्टम को तय करोगे, उस सिस्टम को मोटिवेट करेगा। दूसरी बात, जब आप डायंसिफेलॉन के लेवल पर वर्क करोगे तो आपको पता है वहां थैलेमस होता है, वहां पर हाइपोथैलेमस होता है, वहां पर मेटाथैलेमस होता है, वहां पर सबथैलेमस होता है। ये 4 पार्ट अगर आपको नजर आ गए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस, तो दोस्तों आपसे बड़ा मास्टर हो सकता है। इंडोक्राइन की कोई भी कंप्लेंट हो आप नर्वाइन मेडिसिन से कवर कर सकते हो। मैं कहता हूं S1C1 भी डायरेक्टली काम करता है इस पार्ट पे, अगर नहीं तो करके देख लेना आप। ठीक है, जब तक करा नहीं तब तक पता नहीं था, आज कर लिया तो कॉन्फिडेंस से बोलता है S1C1 भी यहां पर काम करता है नेगेटिव में। याद रख लेना मेरी बात को। दूसरी बात, जब आप यहां पर मेसेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, तो 3 ही पार्ट है, मिड ब्रेन, ठीक है, पोन्स, मेडुला, ठीक है। लेकिन जो रोम्बेनसेफेलॉन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है मेटेनसेफेलॉन, ठीक है, पोन्स और सेरिबेलम जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी मेसेनसेफेलॉन में केवल एक पार्ट मिड ब्रेन, लेकिन जब आप मेटेनसेफेलॉन की बात करोगे तो यहां पर पोन्स और सेरिबेलम जो दोनों कनेक्ट होते हैं इससे, मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, वो पोन्स और सेरिबेलम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वो पार्ट आपको यहां पर नजर आता है दोस्तों। और जो माइलेनसेफेलॉन होता है, ये माइलेनसेफेलॉन जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पार्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है दोस्तों, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बिहेवियर प्रदान करती है। अगर आपको इसको काम करते आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जब आप इन छोटी छोटी टिप्स पे जाते हो तो आज का छोटा सा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। जब नर्वस सिस्टम में आपने 2 पार्ट देखे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ये मैंने पूरा बताया आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आपको नजर आएंगे,
ठीक है, पहला नजर आएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेल के लेवल पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, भाई आपको कई सेंसेशन पता होते हैं। आपको मैंने पिन चुबा दिया यानी आपको टच हुआ, ठीक है, आपको पेन हुआ, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ, ये क्या कर रहे हो आप, ये आप किसी भी रीजन से सेंसेशन को प्राप्त कर रहे हो। ये सब के सब पर्टिकुलर सेल के द्वारा जनरेट होने वाले सोमेटिक नर्वस सिस्टम के टेम्परेचर आपको महसूस करा रहा है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। दूसरा, जब आप यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जाओगे, ठीक है, लेकिन सोमेटिक में एक और होता है विसरल रिसेप्टर, विसरा ऑर्गन से प्राप्त होने वाले, ठीक है। आप जब सोमेटिक लेवल पर जाओगे आपको सारे सेंसेशन इस तरह से मालूम पड़ेंगे, लेकिन मान लो विसरा के लेवल पर और आपको डायरिया लग गया, दस्त लग गया, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर यानी विसरा के लेवल पर सेंसेशन आपको महसूस हुआ, इसलिए आपने कहा कि हाँ साहब। ये मैं कल पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। तीसरी बात, जब आप दूसरा, पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी आपकी बॉडी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस देखिए आप, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप सोचो कितने बड़े बड़े नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो आपके बॉडी में चल रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली कवर कर रहे हो दोस्तों। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों कि आपके दो सिस्टम जो काम कर रहे हैं, ये सिस्टम आपकी बॉडी में टेक्निकल वर्क करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरॉन और इसकी जितनी प्रोसेसेस होती है, उन प्रोसेस के द्वारा दोस्तों ये बनते हैं और बॉडी के सभी रीजन में उपस्थित होते हैं। यानी आपके बॉडी में ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां उपस्थित नहीं है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद है। न्यूरॉन्स कहां होते हैं? आपकी आर्टरी और जो वेन्स होती है उसके चारों तरफ इस प्रकार से कॉइल बनाकर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को साथ में सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा भाई? ऐसा इसलिए होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है उसको इंटरकनेक्टेड करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी लेवल पर आप नर्वाइन मेडिसिन दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हो। अगर न्यूट्रिशन दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हो, अगर नेगेटिव दे रहे हो तो डायलिटेशन करा सकते हो। अर्थात यहां पर सारी प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है। इसीलिए याद रखिएगा, आपको जब ब्रेन का सिस्टम नजर आता है तो आप बोलते हो भाई क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व होती है दोस्तों जो ब्रेन से राइज होती है, और जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है। ये यहां से क्रेनियल नर्व गई आपके पर्टिकुलर रीजन में, और क्रेनियल नर्व वहां से स्पाइनल कॉर्ड में अपना मैसेज डाल देती है, और वहां से स्पाइनल नर्व निकलती है जो पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको समझना आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो याद रखना, पेरिफेरल सिस्टम को हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों सोमेटिक फंक्शन के साथ कंसर्न रहता है, जैसे कि नर्व्स हो जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के मस्कुलर एक्टिविटी और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रख लेना आप मेरे को। ठीक है, दूसरी बात, यदि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे, जितने भी विसरल या वेजिटेटिव आपके फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेशन करने के द्वारा कंसर्न होती है। इसीलिए जब वेजिटेटिव या इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम जिसको आप कहोगे वो इसी लेवल पर काम करता है। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो डिवीजन में आपने डिवाइड किया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। यानी एक वहां पर स्टिमुलेट करेगा तो एक उसको इनहिबिट करेगा, और यही दोनों सिस्टम आपके टेक्निकल बॉडी में वर्क करते हैं दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर सारा फंक्शन स्टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को बारीकियां समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्लास थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जी। हेलो। हाँ सर, जो आपने जो कॉन्स्टिपेशन वाला जो कॉम्बिनेशन बताया था ना, H2C10 L1 F1 वाला, ये सर कॉन्स्टिपेशन में तो अच्छा रिजल्ट ही है, लेकिन अगर इसको आप जनरली एक डोज बेड टाइम सबको दे दो ना पेशेंट को, तो जो मेडिसिन हम देते हैं उसका रिजल्ट भी फास्ट आता है। बिल्कुल मैडम, क्योंकि इसका डाइजेशन क्लियर होता है, तो जूसेस प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, तो मेडिसिन अच्छी सर्कुलेट होती है। जो रिजल्ट 7 दिन में आता था वो 3 दिन में 4 दिन में आ जाता है मेडिसिन का सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। हेलो हेलो, हाँ sir, sir, I have one patient, sir. जी, Sir, since 4 years back they have GB syndrome.
That now is there. Both leg is burning sensation is there. Sir. ठीक है, Both leg is burning sensation like that, paining and burning and tingling, sir. नर्वाइन वीकनेस है, नर्वाइन मेडिसिन को प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक हो जाएगा। S1C1 R1 F1 डालिए ना सर। ना सर, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक। नमस्कार। नमस्ते अमित सर। सर जी, ये कॉन्स्टिपेशन में जो L1 है वो कौन से डाइल्यूशन में देना होगा उसको वीकली में? सर D3 में MMP ग्लोबल्स बनाई है, उस MMP ग्लोबल्स में दीजिए उसको आप। ओके सर, थैंक यू सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं। कल जो आज पढ़ाया है उसका पूरा डिटेल कल से स्टडी शुरू हो जाएगी दोस्तों। सर नमस्ते। वंडरफुल क्लास सर। कैसे रहा सर छत्तीसगढ़ का दौरा आपका? मैडम बहुत बढ़िया रहा, आप लोग हैं मैं वहाँ क्लास पर। थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई सर, सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, सर ग्रुप बहुत तगड़ा है आपका, कंटिन्यू करते जाइए, इकट्ठे होकर मेहनत करते जाइए। मोस्ट वेलकम टू कसरात सेमिनार। जी जी सर, जी सर थैंक यू सर। सर मेरे मनीष क्वेश्चन सर, मनीष सर एक्सलेंट क्लास सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए सर। सर आपने जो बर1 के अकॉर्डिंग बर2 को ज्यादा निगेटिव यानी नर्वाइन बताया सर। बिल्कुल बताया सर, बिल्कुल बताया। वर्ड 2 जो होता है बहुत ही माइन्यूटली बिना किसी साइड इफेक्ट के वर्क करने वाली मेडिसिन है। वर्ड 1 से ज्यादा डीपली काम करती है, लेकिन ब्रेन के लेवल पर वर्ड 1 ही सबसे स्ट्रांग है, वर्ड 2 नहीं है। वर्ड 2 कितनी बार कोशिश किया गया, लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, जब किसी पेशेंट को डल हेडेक होता है तो वर्ड 1 से ज्यादा वर्ड 2 काम करती है। आप केवल 1 लीटर पानी में 1 या 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप वर्ड 2 की और 1 लीटर पानी में स्लास की 1 ड्रॉप डाल दो और उसको अल्टरनेट पीने को बोल दो। आप देख लेना, डल हेडेक विद इन 5 to 7 डेज के बाद गायब हो जाएगा, दोबारा होगा भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही स्लास और वर्ड 2 के प्रयोग से मैंने माइग्रेन दूर किया। 20 साल का पहले से कंटिन्यू किसी को माइग्रेन था, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, वो भी एक डॉक्टर है, BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसको मैंने दिया था वर्ड 2 और स्लास का यही गिलास। 2 दिन के बाद मुझे कहता है अभी तो आधी बॉटल खाली हुई है यार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन क्लियर हुआ, माइग्रेन मेरा जा रहा है यार, ऐसा क्या था इसमें, ठीक है। और उसके बाद मैंने 3-4 बार उसको बॉटल दी, उसके बाद आज तक कभी भी माइग्रेन नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, हम लोग सालों साल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ऐसी नर्वाइन बूस्टर हमें कहाँ मिलेगा, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। Sir, ओके सर, थैंक यू सर। namaste, sir. नमस्ते Sir, when is the new batch starting, sir? मैडम, आज से हमारे 3rd पार्ट शुरू हुआ है। नई बैच हमारे जनरल जो शुरू हो रही है 9 दिसंबर से, ठीक है। Okay, sir. सॉरी 2 दिसंबर, 2 दिसंबर से शुरू हो रही है मैम। Okay, sir. Thank you, sir. जी थैंक यू सर। जी विभूतिभूषण जी, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग। नमस्कार सर।